हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इस वीडियो के अंदर आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए देखने को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और इसका इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इसका कोई ज्यादा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और इस कक्षाओं में भी यही है, बिल्कुल सेम। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं बेसिकली। और प्राकृतिक संख्या जो होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है गाइस? अनंत तक जाती है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और ये अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो गाइस, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो अपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें 9 तक जो संख्या है, 9 के आगे कौन सी संख्या आएगी ये नहीं पता, तो 9 के बाद संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 0 का प्रयोग किया गया है, इसमें 0 ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक बेसिकली ये ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं जो 0 के दाएं साइड भी और बाएं साइड होती हैं। 0 के इस साइड ये सब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के इस साइड ये क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये होता है हमारा क्या? पूर्णांक। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p व q पूर्णांक हो व q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे माइनस के 1/2 है और 3/5 है और माइनस के 2/3। तो ये क्या है गाइस? ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा गाइस। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, बता दें कि क्या दिक्कत हुई है आप लोगों को। तो चलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p व q पूर्णांक है और व q नॉट इक्वल टू 0। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं √2, √3, √5, √7 और पाई। पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान जो होता है वो 22/7। आप लोगों को पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये क्या है? जो 22/7 जो मान है वो क्या है? अवास्तविक मान है। यानी ये जो मान है वो परिभाषित नहीं किया गया है। इसको मतलब हम मानते हैं कि 22/7 के लगभग इसका मान होता है और पाई का मान ये एग्जैक्टली मान नहीं होता है गाइस। तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? बेसिकली वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। उन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है और आप सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आए हैं। इस वीडियो में आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है। ये सब की नॉलेज आपको पहले से ही है। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या कहलाती? सम संख्या क्या होती है गाइस? सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 और 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे सम संख्या कहलाती हैं। किससे विभाजित होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 और 1 के अलावा स्वयं से विभाजित होती है, वे क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं गाइस? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने या 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4,
4, 6, 8, 9, 10 से हो जाएंगी। बहुत सारी संख्या होती हैं गाइस, बहुत सारी संख्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है गाइस? अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो एक व स्वयं से विभाजित होती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये क्या होती है? ये अभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या क्या कहलाती है गाइस? सहभाज्य संख्याएं लिख लेते। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका HCF 1 होता है, वे क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 9, तो इनका जो HCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये क्या कहलाती है? ये सहभाज्य संख्या कहलाती है। इनका HCF क्या कितना होता है? ठीक है गाइस, इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहलाती है? तो ये समझते हैं हम। जैसे हमने दो संख्याएं ले ली, 2 और 9 ले ली, 2 बा 9, ये दो संख्याएं हमने क्या इसमें ले ली। अब आपको पता है कि 2 छोटा है 9 से, तो हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो हम इसका भाग कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 9 में, 2 का भाग दिया 9 में, कितने दार में जाएगा? ये जाएगा अपना 4 दार में 8, यानी कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसमें देखिए गाइस, ये क्या कहलाता है? ये जो है, जो 2 से जो भाग दिया है हमने, ये 2 कहलाएगा क्या? भाजक कहलाएगा। भाज्य नहीं, भाजक। ये कहलाएगा भाज्य, ये कहलाएगा भागफल। भागफल, ये भागफल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शेषफल। ये तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे कि ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9 बराबर 2 गुणे 4 प्लस 1, इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। तो उसकी प्रमेय देख लेते हैं गाइस। तो प्रमेय 1.1 में जो हमने अभी आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर B इंटू Q प्लस R। इस रूप में हम आप लोगों को इस रूप में हमने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमने आपको अभी बताया है हाल ही में। A बराबर क्या होता है? भाज्य होता है, B क्या होता है? भाजक, और यहाँ पे Q क्या है? भागफल, और R क्या है? शेषफल। ये हमारा क्लियर हो चुका है। क्या हो चुका है? क्लियर। आप लोगों को यहाँ तक तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, और ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसको कैसे करते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जामों में। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। चलो ठीक है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q, गाइस यहाँ पे q होगा 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखो बेसिक सवाल है, बिल्कुल आराम से इजीली समझेंगे इसको कि क्या होता है। तो जो हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा अभी हमने कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं, ये हमने अभी पढ़ा है, और इसकी मदद से हम इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे समपूर्णांक 2q, दो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो भाज्य यानी x बराबर 2q प्लस R क्या होता है? आप लोगों को पता है। Q क्या होता है? आप लोगों को ये भी हमने अभी हाल बताया है कि Q क्या होता है और R क्या होता है। Q बेसिकली क्या होता है? भागफल होता है, और R क्या होता है? शेषफल। तो यहाँ पे 2q के रूप में लिया गया है पूर्णांक 2q, तो 2 हो जाएगा क्या? भाजक हो जाएगा, और x यानी भाज्य यानी x मान लिया, भाज्य को क्या मान लिया? x मान लिया। तो x बराबर
2q प्लस r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम r का मान 0 या 1 रख के देखते हैं, r का मान 0 या 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे पहले r का मान क्या रखा, 0 रखा, क्या रखा गाइस, 0 रखा, और 0 रखते ही यहाँ पे x बराबर 2q आ गया। तो यहाँ पे जो x यानी सम संख्या निकली, जो 2 है ना, जो 2q है वो क्या है, सम संख्या। यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर सम संख्या निकली, तो x क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या के लिए x बराबर 1 रख के देखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या, 2q प्लस 1। तो यहाँ पे ये संख्या जो 2q, यहाँ पे जो 2q प्लस 1 जो है, ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। क्या हो गई गाइस, यहाँ पे देखो प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, इस प्रश्न में दिया है। तो 2q प्लस 1 ये क्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई। तो इस प्रश्न में बिल्कुल इजीली सवाल पूछा था, और आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे क्या है, आगे बिल्कुल इजीली टॉपिक्स दिए हुए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए समझते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसमें चरण नंबर 3 दिए हैं। तो प्रथम चरण क्या कहता है, प्रथम चरण कहता है, बिल्कुल इजीली सवाल है, मतलब थ्योरी है, बिल्कुल आराम से समझना है, समझते हैं। तो चरण नंबर 1 क्या करता है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर। ये तो हमने कहीं पे पढ़ा है, और ये हमने अभी हाल पढ़ा है, अभी हाल पढ़ाया है हमने आप सभी को। क्या क्या पढ़ाया है कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये बिल्कुल उसी का रूप है। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाज्य, सी भाज्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, भाजक, और क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भागफल, हो जाएगा भागफल, और ये क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल। चरण नंबर 2 क्या कहलाता है, चरण नंबर 2, यदि r बराबर 0 है, समझिए इसको, बड़ी ध्यान पूर्वक समझना है इसको। चरण नंबर 2 क्या है, यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांक c और d का HCF है। r बराबर 0 के नहीं है, यानी r नॉट इक्वल टू 0 है, तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्लियर है। चरण नंबर 3 देखते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल r बराबर 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक की HCF होगा। तो बेसिकली इस चरण में क्या कहा गया है, हमको HCF निकालना है। क्या निकालना, HCF, जब तक 0, मतलब जब तक r बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए, यानी हमको भाग देते हुए, यानी भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना निकले, जब तक शेषफल 0 ना निकले तब तक हमको क्या करना है, भाग करते रहना है। आया कुछ समझ में, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेसिकली उदाहरण से समझते हैं। संख्याओं 455 और 42 का मासा, यानी क्या करना है, HCF करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करना। तो उसको हम पहले देखते हैं, HCF करते हैं। HCF निकालना है इसका, तो हम हल करते हैं इसको। हल माना C बराबर 455 और D बराबर 42, तब यहाँ पे 42 छोटा है 455 से, तो हम 42 से भाग देंगे 455 में। तो 455 में भाग देते हैं, तो यहाँ पे 10 दार में जाएगा गाइस। फिर इसका भाग देते हैं 455 में, तो यहाँ पे 10 दार में जाएगा, कितना हो जाएगा 420, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 35। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा क्या, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है। तो इसमें 455 व 42 में, तो लिख लेते हैं इसमें 455 व 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा, 455 बराबर भाजक कितना है 42 गुणा भागफल कितना है 10 प्लस शेषफल कितना है 35। ये हमारा क्या, चरण नंबर 1 क्लियर होता है। जहां पर क्या, जहां पर चूंकि शेषफल
बराबर 35 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो हमको क्या क्या करना है, अतः शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण नंबर 2 से, चरण नंबर 2 से 42 व 35 में यूक्लिड विभाजन क्रमिका से जहां पर क्या है 42 क्या है, 42 छोटा है 35 से, तब यहाँ पे 35 का भाग देंगे 42 में, तो यहाँ पे एक दार में जाएगा 35 से कम 35, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये क्या है हमारा, ये क्या है, भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 42 बराबर कितना हो जाएगा, 42 बराबर हो जाएगा 35 गुणे 1 प्लस 7, ये हो जाएगा। ठीक है, जहां पर क्या शेषफल है, जहां पर शेषफल 7 बराबर नहीं है 0 के, अतः चरण नंबर 3 से, तो चरण नंबर 3 में 35 व 7 में यूक्लिड विभाजन क्रमिका से, तो यहाँ पे जो 35 वो क्या है 7 से बड़ा है, तो 7 का भाग देते हैं 35 में, तो 7 पन्ना 35 ये कट जाएगा, और जो शेषफल वो क्या है, वो क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0, तो शेषफल क्या आया है यहाँ पे 0 आया, क्योंकि शेषफल बराबर 0 के है, अतः जो एचसीएफ होगा, अतः एचसीएफ 455 और 42 का वो क्या होगा, भाजक बराबर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है गाइस, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते आना है, जब तक शेषफल क्या ना आ जाए 0 नहीं आ जाए, तब तक इसको चरणों से, यानी चरण 1, चरण 2 और चरण 3 से हमको सॉल्व करना है। बेसिक सा सवाल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस सवाल में, और ये सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारे आ चुके हैं क्या, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल है गाइस। ये क्या है, प्रश्नावली आ चुकी है हमारी, और प्रश्नावली का फर्स्ट सवाल है, क्या कह रहा है फर्स्ट सवाल, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल अब क्या कह रहा है, फर्स्ट सवाल 1.1 का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करना तो आपको आता ही होगा, आप तो करते हैं, कौन से एलसीएम करते आ रहे हैं आप लोग, तो ये भी कर लेंगे, क्या है कर लेते हैं। 2 से काटेंगे क्या 70 दार में जाएगा, 2 से काटेंगे 70 को 35 दार में जाएगा, 5 से काटेंगे 7 दार में जाएगा, और 7 से काटेंगे और 1 आ चुका, तो इसका कितना आया 144 का 144 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 140 बराबर 2 की पावर, ये 2 है ना गाइस, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है।
इसका आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक करके आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो इसका आंसर इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमको बोला है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमने इसको क्या कर दिया, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में भी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। एलसीएम कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 से कितना दार में जाएगा, 18 दार में जाएगा। फिर 18 2 से काटेंगे, कितना दार में जाएगा, ये जाएगा 39 दार में जाएगा। और 3 से काटेंगे इसको 39 को, तो वो 13 दार में जाएगा। और 13 से काटेंगे तो 1 दार में जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 156 बराबर कितना हो जाएगा, 156 बराबर ये लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, और 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 2 दार है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 156 बराबर 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणे 3 गुणे कितना 13। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये फिर चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 3825 काटते हैं, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 से कितना दार में जाएगा, 1275 है, 1275 दार में ये चला गया। और 3 से फिर से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 425 दार में जाएगा। और फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट के देखते हैं। 5 से काटा कितना, 85 दार में जाएगा। 85 5 से फिर जाएगा, 5 से 85 को काटा कितने दार में जाएगा, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 7 17 दार में जाएगा। 17 से जाएगा कितना, 1 दार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये 3 2 दार है, 5 भी 2 दार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5 गुणे 17। 5 की पावर 5 की तो ले सकते हैं कितना, 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगी, 2 प्लस 17। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा एलसीएम। तो जल्दी से हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। 5005, तो ये बेसिकली 5 ही से जाएगा, कितने दार में जाएगा, 1001 दार में जाएगा। फिर 1001 को 7 से काट के देखते हैं, 7 से कटेगा शायद, 7 से कटेगा 143 दार में जाएगा। 143 दार में चला गया, ये 11 दार में जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से 13 दार में जाएगा। और ये 13 से 1 दार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पावर कितनी होती है गाइस, देखो 5 एक है तो 5 की पावर 1 होगी, 7 एक दार है तो 7 की पावर क्या होगी, 1 ही होगी। और ये भी एक ही होगी, इसकी भी पावर 1 ही होगी, ये भी एक ही दार है ना। तो इतना क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, आगे भी एक सवाल और बचा है हमारा, वो 5वां सवाल बचा हुआ है। और 5वें सवाल को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और 5वां सवाल क्या कह रहा है, एलसीएम कर लेते हैं। 7429 का एलसीएम करा, 17 दार से जाएगा, 17 दार से कितने दार में जाएगा, 437 दार में जाएगा। और फिर ये 19 से जाएगा, 19 से 23 दार में जाएगा, और 23 से जाएगा 1 दार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 13 की पावर 1 होगी गाइस, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना, तो बेसिक सा सवाल है और ये सवाल करते हैं। सवाल दिया है 26 और 91, हल करते हैं। हल 26 और क्या 91 ना, ठीक है। तो पहले तो हम इसके क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 26 का एलसीएम और 91 का एलसीएम। 26 का करा, 2 से गया, 13 दार में, 13 से जाएगा 1 दार में ना, ठीक है। इसका 7 से जाएगा 13 दार में, और 13 से जाएगा 1 दार में। क्लियर, तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आया, 26 का कितना आया, 2 गुणे 13, और 91 का कितना आया, 7 गुणे 13। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ना। तो यहां से जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 26 और 91 का, वो कितना आएगा 13, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक जुट बना रहा है 13, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। और एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का मिला के ना, तो दोनों का मिला के यानी 26 और 91 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है ना।
क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 91, यानी गुणा की जाए तो ये कितना हो जाएगा 182। कितना आया 182। ठीक है ना। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है ना। एचसीएफ कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन पार्ट ढूंढा जाता है गाइस एचसीएफ में। ये तो आप जानते ही होंगे कि 13 दोनों संख्याओं में 13 है ना, तो ये कॉमन पार्ट हो चुका है और इसमें एक जुड्डा बन रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा, और एलसीएम करना आता है आप लोगों को। तो इसका जो एलसीएम हो वो कितना निकला है 2 गुणे 7 गुणे 13, और इनकी जो हमने गुणा की मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 182। ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम निकला है, और हम तब दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर कितना हो जाएगा, कि गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना 2366। ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल हमने गाइस क्या किया, इन जो दो संख्याओं है ना, ये दो संख्याओं का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, गुणनफल कितना आया, गुणनखंड नहीं गुणनफल कितना आया 2366 आया। ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ को जब हम करेंगे कितना, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 13 गुणे 182, कितना हो जाएगा 2366 भी 2366। यानी ये जो संख्या है वो क्या हो रही, बराबर हो रही हैं, जो कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना। तो एच से दो संख्या को ये कितना हो जाएगा 2366 बराबर कितना हो जाएगा 2366। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर। क्लियर है। हमको यही ज्ञात करना था, देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, हमने वो कर लिया है। और हमें क्या जांच करनी थी, हमें जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तो हमने इसकी पूरी जांच भी कर ली। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका भी वही करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, दोनों का एलसीएम कर लो, यानी तो 510 और 92, 510 और 92 का जो एलसीएम होगा वो किससे, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, कितने दार में जाएगा 2 से 55 दार में, ये 3 से जाएगा, 2 से 55 3 से जाएगा 3 दार, यानी 85 दार में जाएगा। 5 से जाएगा ये 85 17 दार में, और 17 से जाएगा 1 दार में। ठीक है ना। 52 में 2 से जाएगा, 52 में 40 दार में 2 से जाएगा कितना 23 दार में, और 23 से जाएगा 1 दार में। ठीक है ना। क्लियर। ये हमने क्या कर लिए, एलसीएम कर लिए दोनों के। तो एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, यानी इनका क्या होगा, गुणनखंड कर लिए इसके। ठीक है ना। तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इनका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है ना। तो यहाँ से एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा कितना 510 और 92 का कितना निकलेगा, ये देखो यहाँ पे एक जुड्डा बन रहा है ना, कॉमन भाग ले लेते हैं, यानी 2 का जो कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में, 2 कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, ये होगा अपना कितना 2। ठीक है ना। और एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है ना। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा कितना 23,460 आंसर आएगा ना। ठीक है ना। कितना आएगा 23,460। ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है। एचसीएफ इंटू मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये कितना हो जाएगा 510 गुणे 92 कितना हो जाएगा 46,920। ठीक है ना। और इनका हम जब गुणा करेंगे, यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई
एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 23,460 कितना हो जाएगा, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 46,920। यानी ये जो आंसर है इनका वो सेम सेम आ रहा है। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी उसा ही है आप लोगों के लिए, ये हम होमवर्क देते हैं आप लोगों के लिए, और ये हमको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही है, बिल्कुल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले बेसिकली इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 का अलग कर लेते हैं, 15 का अलग कर लेते हैं और 21 का अलग कर लेते हैं। तो 12 यानी 2 से जाएगा 6 दार में, 2 से जाएगा 3 दार में और 3 से जाएगा 1 दार में। ये 3 से जाएगा 5 दार में, 5 से जाएगा 1 दार में, ठीक है ना। 21 3 से जाएगा 7 दार में, 7 से जाएगा 1, ठीक है ना। इसके हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है ना। और यहाँ से 15 कितना हो जाएगा, 15 यानी 3 की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 21 बराबर 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, क्योंकि इसमें जो है वो क्या 3 कॉमन आ रहा है। इन तीनों में क्या आ रहा है भाई, इन तीनों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो आप लोगों को पता ही एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम यानी देखो इसमें क्या है, 2 है, ठीक है ना। 2 गुणे 2 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, ठीक है। तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 60 गुणे 7, और ये हमारा एलसीएम निकल के आया 420, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा आंसर, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिए। तो ऐसे ही सब प्रश्न करने हैं गाइस, बिल्कुल देखो आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, और ये प्रश्न हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल उसा ही सवाल करना है जैसा आप लोगों को हमने समझाया है, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ओके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है ना। एचसीएफ दिया है हमको, एलसीएम 306 और 957 क्या कीजिए, एलसीएम निकालना है गाइस। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले माना ए बराबर 306 और बी बराबर 657, ठीक है ना। तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए बी का, ठीक है, गुणे एलसीएम ए बी का, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए कितना दिया है, ए दिया है 306 गुणे और बी दिया है 657 बराबर एचसीएफ ए बी का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम ए कितना दिया है 306 और 657, ठीक है ना। तो यहां से एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम 306 और 657 बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में, ये बटे में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 बटे में आ जाएगा,
तो यहाँ से 9 से काटेंगे, ठीक है ना, 9 से काटेंगे इसको, 9 बन जाए 9, और यहाँ पे कटेगा 9 से, कितने दार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 73, यानी 73 दार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 306 गुणे 73, इसका आंसर कितना आया, 306 गुणे 73। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर जो आया वो कितना, 22,338 निकल के आ गया, ठीक है ना, 22,338 इसका आंसर निकल गया आ गया। और ये हमारा SCF 306 और 657 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था, बेसिक सा सवाल था और आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या करा रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या करा रहा था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको हम इस प्रश्न में कुछ नहीं कर रहा है, देखो जांच करना है क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या n होती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम पहले क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं, हल, ठीक है ना। तो यदि, ठीक है, यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तब यह 10 से विभाजित होगा, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि यह 2/5 से विभाजित होगा, ठीक है ना, 10 बराबर 2 गुणे 5, ठीक है ना, या फिर 10 से या फिर 2 गुणे 5 के, ठीक है ना, इससे ये क्या होगा, विभाजित होगा। अब क्या करना है, अब 6 की पावर n बराबर, यानी 6 के जो हम गुणनखंड करेंगे तो कितना, 2 गुणे 3 की घात n बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ठीक है ना। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तब ये जो संख्या 2 गुणे 3 वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, कि अतः 6 की पावर n के गुणनखंड केवल 2 व 3 होंगे, क्योंकि 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। तब n के किसी प्राकृतिक मान के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, छठवां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये हमें बताना है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है ना, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहले नंबर पहले नंबर क्या है, संख्या क्या है, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 क्या आ रहा है, 13 देखो 2 बार 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 7
7 गुणे 13 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 13 गुणे इसका करो तो इसका हो जाएगा कितना 77, 70 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 गुणे 78, ठीक है ना। 78 हो जाएगा तो 78 का क्या करो, 78 को हम गुणनखंड करते हैं, 78 के गुणनखंड कीजिए, 78 के यानी 2 से जाएगा, कितने दार में जाएगा 2 से जाएगा 39 दार में जाएगा, ठीक है ना, 3 से जाएगा 13 दार में और 13 से जाएगा 1, ठीक है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो निकल के आया वो कितना बराबर 13 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1, ठीक है ना। चूंकि 13, 2, 3 व 1 दी गई संख्या के गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करते, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए तो साइड में सॉल्व किया, दूसरा क्या है, दूसरा है कितना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है ना। तो ये बराबर किसका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, ये देखो बराबर यानी इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 5 2 बार आया तो 5 कॉमन लिया इसमें से तो कितना आया 7, यानी 7 गुणे 6 गुणे 1, ठीक है ना, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदर जब सॉल्व होगा तो ये 5 गुणे 108 प्लस 1, ठीक है ना, और ये जब सॉल्व होगा तो उसमें कितना आंसर आएगा 5 गुणे 109, ठीक है, कितना आएगा 109, क्लियर। चूंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के गुणनखंड 5 और 1009 व 1 है, ठीक है ना, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलो आराम से पढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है ना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक सा सवाल है, आपको इस प्रश्न को अच्छे से रीड करना होगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए इसका हल करते हैं, ठीक है ना। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय एलसीएम 18 12, ठीक है ना, 18 12 है, ठीक है, क्या है एलसीएम 18 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 18 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड करना है तो 2 से काटेंगे ना,
तो 2 से 6 धार में जाएगा, और 2 से 6 को काटेंगे 3 धार में जाएगा, और 3 से काटेंगे 1 धार, ठीक है ना। और 18 का करेंगे 2 से काटेंगे 9 धार में, और 3 से काटेंगे 3 धार में, 3 से जाएगा 1 धार में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणे 3, और इसको 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। क्लियर। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एलसीएम 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा कितना, 36, ठीक है ना। 36, अतः 36 मिनट बाद सोनिया 12वीं प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो ये आप लोगों के लिए इस चैनल पर मिलती रहेंगी।